force on a moving charge in a magnetic field. जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स अमल करती है, और वो जो फोर्स है उसे हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अभी हम ये तो पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स F अमल करती है। अब ये जनरल फोर्स क्यों अमल करती है, इसकी रूट कॉज क्या है, वो हम आज स्टडी करेंगे कि इस कंडक्टर में जो करंट की वजह बनने वाले हैं वो है जी मूविंग चार्जेस। तो इन जनरल फोर्स अमल करती है उन मूविंग चार्जेस पे जब वो इस कंडक्टर में से पास कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से पूरे कंडक्टर पे फोर्स अमल करती है। यानी कि जब किसी वायर में से करंट फ्लो कर रहा हो तो इन जनरल उस वायर में करंट की वजह बनने वाले जो चार्जेस हैं उन पे फोर्स अमल करती है, और वो जो फोर्स है वो पूरे कंडक्टर के ऊपर नेट फोर्स के तौर पे अपीयर होती है, जिसको हम यहाँ पे F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमने इंडिविजुअल चार्ज पे जो फोर्स लगती है वो हमने कैलकुलेट करनी है उसकी मोशन की वजह से। फर्ज करते हैं भाई हमारे पास ये जो पीस ऑफ वायर है, हम इसका एक सेगमेंट ले लेते हैं और जस्ट उसके ऊपर स्टडी करते हैं कि जो उसके अंदर जो चार्जेस हैं उसमें जो फोर्स लग रही है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और वो जो पोर्शन ऑफ वायर है उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है उसके अकॉर्डिंगली हम इंडिविजुअल चार्ज की फोर्स जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये भाई हमने एक पोर्शन ले लिया जिसकी लेंथ जो है वो हमारे पास L है, इसमें पॉजिटिव चार्जेस जो हैं फ्लो कर रहे हैं जो कि करंट I का सबब बनते हैं। इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमारे पास A है, और मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। अब ये चार्जेस जो हैं ये इस वायर सेगमेंट में हमने कुछ सपोज किए हैं कि मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट पे हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास जो स्मॉल n है वो डिफाइन करता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम को। टोटल नंबर ऑफ चार्जेस n को अगर आप डिवाइड कर देते हैं टोटल वॉल्यूम से तो हमारे पास आ जाएगा भाई चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। और वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे किसके इक्वल है भाई, लेंथ L और एरिया A है, तो वॉल्यूम हमारे पास इक्वल होगा V इज इक्वल टू AL। वायर का सेगमेंट हमने सपोज किया है, ये हमारे पास उसका वॉल्यूम है। नेक्स्ट, ये जो हमारे पास रिलेशन था स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइड बाय V, इसको इस्तेमाल करते हुए हम नंबर ऑफ चार्जेस को भी डिफाइन कर सकते हैं, और नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो यहाँ पर हमारे पास किसके इक्वल है, n जो है वो इक्वल है स्मॉल n मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम है हमारे पास AL, तो ये हो जाएगा जी NAL। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को, वो तमाम चार्ज पार्टिकल्स जो इस लेंथ सेगमेंट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और मूव कर रहे हैं, और Q जो है वो हर चार्ज कैरियर पर चार्ज की मिकदार को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इन चार्ज कैरियर्स की वेलोसिटी V डिफाइन करें तो वो भी किसके इक्वल होगी, इस सेगमेंट के अंदर। अगर चार्ज पार्टिकल जो है वो एक साइड से दूसरे साइड तक इस सेगमेंट में मूव करता है तो ये डिस्टेंस कवर करेगा L, कितने टाइम के अंदर, डेल्टा T टाइम के अंदर। तो इसकी वेलोसिटी हमारे पास इक्वल होगी V इज इक्वल टू L डिवाइड बाय डेल्टा T। ठीक हो गया भाई। तो अगर आपने यहां से करंट डिफाइन करना हो इन तमाम वैल्यूज को यूज करते हुए जिन्हें अभी हमने डिफाइन किया है, तो वो किसके बराबर होगा भी, करंट बराबर होता है डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T। डेल्टा Q हमारे पास टोटल चार्जेस हैं जो कि फ्लो कर रहे हैं इस रीजन में, और हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, डेल्टा Q बराबर होगा टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पासिंग इन दी वायर, और वो हमारे पास कैपिटल N है, NAL। अगर आप उसे मल्टीप्लाई कर दोगे Q से जो कि एक चार्ज पार्टिकल पर चार्ज की मिकदार को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा, और वो किसके इक्वल है भाई, QNAL। टोटल चार्ज कैरियर्स N है, कैपिटल N, और एक चार्ज के ऊपर चार्ज की मिकदार स्मॉल q है, तो टोटल चार्ज फिर कितना हुआ, कैपिटल N मल्टीप्लाई बाय स्मॉल q।
कैपिटल एन की वैल्यू हमारे पास है NaL मल्टीप्लाई बाय स्मॉल q, तो ये टोटल चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट, करंट कितने टाइम में फ्लो कर रहा है? डेल्टा टी टाइम में। और उसे हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? उसे हम वेलोसिटी से कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा टी कैलकुलेट करना है, डेल्टा टी जो है वो ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा, v डिवाइड हो जाएगा आके यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा टी जो है वो इक्वल आ जाएगा L डिवाइड बाय v। यहां से L जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास करंट जो है वो किसके इक्वल आएगा? करंट हमारे पास इक्वल आ जाता है जी NaQV के। अब हमने करंट क्यों कैलकुलेट किया है? इन जनरल हमारे पास जो फोर्स के लिए रिलेशन एग्जिस्ट करता है वो है एक वायर सेगमेंट के लिए, वो हमारे पास क्या है भाई? वो है जी FL जो है वो इक्वल होता है I इंटू L क्रॉस B के। अगर किसी वायर में से करंट I पास कर रहा हो और उस वायर को आपने मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ हो, तो उस पर एक फोर्स अमल करती है, और उस फोर्स को हमने डिफाइन किया था, वो फोर्स बराबर होती है IL क्रॉस B के। L जो है ये उस लेंथ सेगमेंट की हमारे पास लेंथ है, और इसकी डायरेक्शन जो है इन जनरल वही होगी जो करंट की डायरेक्शन है। नेक्स्ट भाई, अब भाई हमने यहां पर ये जो I है इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और वो किसके इक्वल है? NaQV के। और हम फोर्स FL कैलकुलेट करते हुए जो सिंगल चार्ज के ऊपर फोर्स है वो डिटरमिन कर लेंगे। अब भाई अगर आप FL के अंदर हमने I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हम वो हमारे पास क्या आ गया भाई? FL इक्वल आ गया है NaQV के, और बाकी उसी तरह से L क्रॉस B आ रहा है हमारे पास। अब अगर नोट किया जाए तो करंट की डायरेक्शन जो कि L की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो दोनों सेम है। L और V की डायरेक्शन क्योंकि सेम है, तो हम ये जो VL है हम इसको लिख सकते हैं सेपरेट करके V इंटू L वेक्टर। अब L वेक्टर जो है भाई वो हमारे पास इक्वल होगा L यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय L। किसी भी वेक्टर को हम लिख सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन में। L यूनिट वेक्टर जो है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और L जो है वो मिकदार को जाहिर कर रहा है। अब जो L यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है वही हमारे पास V यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है, क्योंकि V और L दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो L यूनिट वेक्टर को हम रिप्लेस कर देते हैं V यूनिट वेक्टर के साथ। तो ऐसा करने से भाई हमें क्या हासिल होगा? ऐसा करने से हमें V वेलोसिटी वेक्टर हासिल हो रहा है। अगर आप इस रिजल्ट को ऊपर वाली इक्वेशन में यूज करते हैं तो अब L जो है वो एज अ स्केलर ट्रीट होगा, और V को हम एज अ वेक्टर ट्रीट कर रहे हैं जो कि L को रिप्लेस कर देगा। और ऐसा करने की वजह क्या है? ऐसा करने की वजह यह है कि लेंथ और जो वेलोसिटी है उन दोनों की डायरेक्शन जो है वो हमारे पास सेम है। करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं। तो FL को हमने डिफाइन कर लिया NaLQ इंटू V क्रॉस B। V यहां पर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है। अब ये फोर्स थी हमारे पास जो टोटल लेंथ सेगमेंट पे अमल कर रही है, और हम निकालना चाहते हैं वो फोर्स जो एक सिंगल चार्ज पे अमल कर रही है। तो सिंगल चार्ज पे जो अमल करने वाली फोर्स है, अगर आप वो यहां से कैलकुलेट करें तो वो किसकी इक्वल होगी भाई? वो हमारे पास इक्वल होती है टोटल फोर्स जो कंप्लीट लेंथ सेगमेंट पे आई है, उसको अगर आप डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पे, जो कि हमारे पास थे जी कैपिटल N से, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था और जिसकी वैल्यू थी हमारे पास NaL। तो टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ चार्जेस हमारे पास क्या आ जाएगी? एक पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स F, और वो किसके बराबर है? वो हमारे पास बराबर है Q इंटू V क्रॉस B के। अब अगर आपने इस फोर्स की डायरेक्शन निकालनी हो तो भाई वो सिंपल है, हम इसको राइट हैंड रूल से कैलकुलेट करेंगे, जो कि आपको नजर आ रहा है साइड पे। अगर अंगूठा जो है वो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करे, फिंगर्स जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करें,
बेटा ये जो फिंगर्स को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं ना, इसकी एक खास वजह भी हम दे सकते हैं कि हर फिंगर जो है वो एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से आप इसको याद भी रख सकते हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है पर्टिकुलर फिंगर्स। तो पाम जो है वो फोर्स की डायरेक्शन को कॉरिस्पॉन्ड करेगा। तो बेटा जी इस तरह से जो हमारे पास राइट हैंड पाम रूल है उसे यूज करते हुए हम मूव करते हुए चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी फोर्स का रिलेशन हमारे पास आ गया है मूविंग चार्ज के लिए, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब एक चीज यहां पर अहम है कि ये जो फोर्स हमने कैलकुलेट की है ये विद रेफरेंस टू हमने एक वायर कैलकुलेट की है। चार्ज पार्टिकल्स उस वायर के अंदर मूव कर रहे थे, लेकिन क्योंकि इस रिलेशन में हमारे पास वायर के रिस्पेक्टिव जो है वो कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि ना वायर की लेंथ है यहाँ पर, ना एरिया, या वायर के रिस्पेक्टिव हमारे पास कोई पर्टिकुलर पैरामीटर जो है वो यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर हमारे पास वायर के रिस्पेक्टिव कोई पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि ये जो फोर्स का रिलेशन है ये हर किस्म के चार्ज पार्टिकल के लिए होगा जो मैग्नेटिक फील्ड बी में वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा होता है। यानी कि ये जनरलाइज रिलेशन है हर किस्म के पार्टिकल के लिए जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ मैग्नेटिक फील्ड b में मूव करता है, तो उस पर ये पर्टिकुलर फोर्स F जो है वो लाजमन अमल करेगी। इसको हम अगर क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन कर लें तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, F जो है वो हमारे पास इक्वल है क्यू वी बी साइन थीटा के। थीटा जो है वो हमारे पास एंगल है मैग्नेटिक फील्ड B और वेलोसिटी v के दरमियान। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री हो तो हमारी फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगी। और अगर हमारा जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड B ही की डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, यानी कि जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उसी तरफ को अगर हमारा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो तो फिर बेटा जी उस पर अमल करने वाली फोर्स जो है वो जीरो होगी। कि जी अगर एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फिर हम मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि किसी किस्म की कोई फोर्स जो है वो उस चार्ज पर अमल नहीं करेगी। अब भाई हम इसको कुछ इस तरह से देखते हैं कि हमारा जो चार्ज है Q वो अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की इक्विवेलेंट है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि अगर हमारा चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स किस तरह से अमल करेगी, और अगर हमारा चार्ज जो है वो प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल है यानी कि पॉजिटिव है तो फोर्स किस तरह से अमल करेगी। और अगर हमारा चार्ज जो है वो न्यूट्रल है, यानी कि अगर न्यूट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो तो फोर्स किस तरह से अमल करेगी। तो वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोटॉन के लिए देख लेते हैं कि भाई अगर पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करें, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है हमारे पास नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और साउथ पोल है मैग्नेट का। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं और एक चार्ज पार्टिकल जो है उसको आप परपेंडिकुलरली फायर करते हो जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। अब भाई ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ, जैसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा भाई उस पर फोर्स अमल करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, और उसका पाथ जो है आहिस्ता आहिस्ता डिफ्लेक्ट होता होता क्या हो जाएगा भाई, वो अपवर्ड डायरेक्शन में उस फोर्स की वजह से मूव कर जाएगा। इसको हम राइट हैंड रूल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट के केस में पढ़ा था कि अगर आप अपने सीधे हाथ की उंगलियों को पहले वेक्टर की डायरेक्शन में स्ट्रेच करो, यानी कि वेलोसिटी v की डायरेक्शन में स्ट्रेच करो,
और उसे कर्ल करो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ है, तो जो अंगूठा होगा भाई वो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये है जी हमारे पास राइट हैंड रूल। तो अगर आप इस रूल को इधर अप्लाई करते हैं तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो हमारे पास जो है वो अपवर्ड अमल कर रही है भाई। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है। तो अगर हमारा चार्ज नेगेटिव हो तो बेटा ये जो फोर्स है ये अंगूठे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। यानी कि हम ये रूल सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के लिए डिफाइन करते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो फिर इस फोर्स की डायरेक्शन जो है वो उस नेगेटिव चार्ज के लिए ऑपोजिट कंसीडर की जाएगी। वेलोसिटी उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन अब नेगेटिव चार्ज के लिए जो फोर्स की डायरेक्शन है वो अपवर्ड की बजाय डाउनवर्ड होगी और चार्ज जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को आप इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फायर करते हो तो दोनों जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में डिफ्लेक्ट होंगे। और अगर आप एक न्यूट्रल पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन को अगर आप फायर करो मैग्नेटिक फील्ड में तो भाई न्यूट्रॉन जो है वो बगैर डिफ्लेक्ट हुए स्ट्रेट गुजर जाएगा, उस पे किसी किस्म की कोई फोर्स जो है वो अमल नहीं करेगी। इसी तरह से हम अल्फा बीटा और गैमा पार्टिकल्स को भी डिटेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में रख के। अल्फा और बीटा जो हैं वो ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसलिए जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में डिफ्लेक्ट होते हैं, जबकि गैमा जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं वो बगैर डिफ्लेक्ट हुए जो हैं वो पास कर जाती हैं। नेक्स्ट है भाई हमारे पास, अगर एक चार्ज पार्टिकल जो है उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव करवाओ तो क्या होगा। अब भाई अगर तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है इलेक्ट्रिकल फील्ड में, तो उस पर फोर्स अमल करती है जिसको हमने पढ़ा है वो बराबर है जी Q इंटू ई के। तो इस फोर्स के रिस्पेक्टिव जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं F इज इक्वल टू एम ए से, कि अगर वो जो चार्ज पार्टिकल है उसका मास m है, एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर होगा F डिवाइड बाय m। तो फोर्स अगर क्यू ई है तो एक्सेलरेशन हमारे पास हो जाएगा भाई क्यू ई डिवाइड बाय एम। और अगर मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाती है और चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो भाई मैग्नेटिक फोर्स जो है वो रेस्ट पे पड़े हुए पार्टिकल पर अमल नहीं करती, सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो रेस्ट पे पड़े हुए पार्टिकल पर अमल कर सकती है। तो अगर रेस्ट पे पड़ा हुआ पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्स को ही महसूस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स उसके लिए कोई असर नहीं रखेगी। हाँ, लेकिन अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा हो तो हम क्या नोट करेंगे, उस पर एक फोर्स अमल करेगी जो उसके पाथ को डिफ्लेक्ट कर देगी और वो जो है वो इस फोर्स के जेरे असर जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर एक चार्ज पार्टिकल जिसको हम पर्टिकुलर सोर्स से प्रोड्यूस करते हैं देन वो स्लिट से पास करता है और उसे हम इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव करवा रहे हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिकल फील्ड यहां पर दो पैरेलल प्लेट से जनरेट की गई है, जहां जिसमें पॉजिटिव प्लेट जो है ये हमारे पास ऊपर की तरफ है और नेगेटिव प्लेट जो है वो नीचे की तरफ है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो ये चार्ज पार्टिकल जो कि वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है उस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स अमल करेगी पॉजिटिव चार्ज के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और हम क्या नोट करते हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इस इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। अब यहां पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी है जो कि इनटू द पेपर है, क्रॉस का साइन जो है इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये इस चार्ज पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना चाहेगी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। अब भाई मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ ले जाना चाह रही है, इलेक्ट्रिकल फोर्स नीचे की तरफ ले जाना चाह रही है, ये चार्ज पार्टिकल किधर जाएगा भाई? अगर तो इलेक्ट्रिकल फोर्स स्ट्रांग है तो वो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और अगर मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग है तो वो इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगी। लेकिन अगर आप दोनों फोर्सेस को कुछ इस तरह से सिलेक्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्स की मिकदार जो है वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो, तो देन जो है ये पार्टिकल सेम अपनी वेलोसिटी रखते हुए फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, और वो पर्टिकुलर वेलोसिटी जिस पर ये बगैर डिफ्लेक्ट हुए स्ट्रेट पास करेगा भाई, उसको हम दोनों फोर्सेस को इक्वल रख के कैलकुलेट करते हैं। और वो हमारे पास किसके इक्वल है? वो हमारे पास इक्वल है जी v इज इक्वल टू E डिवाइड बाय B, या मैक्सिमम फोर्स की बात कर रहे हैं। दोनों फोर्स को हमने इक्वल रखा, Q Q से कैंसिल हो जाएगा, B जो है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा जी v इज इक्वल टू E डिवाइड बाय B। इसके अलावा जो हमारी इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो एक चार्ज पार्टिकल पर काम करती है और उसे मूव करवाती है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ, लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसी किस्म का कोई काम नहीं करती, वो जस्ट एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। यानी कि भाई अगर आप मैग्नेटिक फोर्स के लिए चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और फोर्स की डायरेक्शन को नोट डाउन करो, तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और फोर्स जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो भाई इस केस में हमारे पास जो वेलोसिटी और फोर्स के दरमियान एंगल आएगा वो 90 डिग्री होगा, और जब हम वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए एफ डॉट डी अप्लाई करेंगे तो एफ डी कॉस थीटा थीटा यहाँ पर 90 आ जाएगा हमारे पास वर्क डन में। देन भाई वर्क डन जो है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के केस में 0 होगा। मैग्नेटिक फोर्स डज नो वर्क, मैग्नेटिक फोर्स किसी किस्म का कोई काम जो है वो नहीं करती भाई, ये जस्ट डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। और डिफ्लेक्ट करते करते ये किसी भी चार्ज पार्टिकल को दायरे में मूव करवाती है, ठीक है। ये डिफ्लेक्ट होते होते अगर फील्ड जो है वो इतनी स्ट्रांग है और एक प्रॉपर रीजन में है, तो ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या करेगा भाई? दायरे में मूव करना शुरू कर देगा। और जब पार्टिकल दायरे में मूव करेगा तो अगेन भाई उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता रहेगा, बार बार सेम पाथ को रिपीट करने की वजह से। तो जो हमारा वर्क डन है वो 0 रहेगा मैग्नेटिक फोर्स के लिए। तो भाई जब हमारा चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स में मूव कर रहा हो, तो जो नेट फोर्स हमारे चार्ज पार्टिकल पे अमल करती है उसे हम कहते हैं भाई लोरेंट्ज फोर्स, और वो बराबर किसकी होती है? एफ ई प्लस एफ एम के। लोरेंट्ज फोर्स हमारे पास नेट इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्स है जो किसी भी मूव करते हुए चार्ज पार्टिकल पर अमल करती है जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में से पास कर रहा होता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स ज्यादा होगी तो उसका डोमिनेंट बिहेवियर होगा, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगी तो उसका डोमिनेंट बिहेवियर होगा। लेकिन अगर एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में परपेंडिकुलरली इस तरह से मूव करवाया जाए कि दोनों फोर्सेस की मिकदार बराबर हो, तो वो एक खास वेलोसिटी अचीव करते हुए सेम उसी डायरेक्शन को कैरी करते हुए फॉरवर्ड मूव करता रहेगा। ये हम मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करते हैं। वेलोसिटी सिलेक्टर्स के अंदर इसे इस्तेमाल किया जाता है, एक्सेलरेटर्स में इसे यूज किया जाता है, साइक्लोट्रॉन्स में इसी किस्म की जो है ना वो सिचुएशंस को हम यूज करते हैं चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेट करवाने के लिए, चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मूव करवाने के लिए, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसी किस्म के मेथड को इस्तेमाल करते हुए जे थॉमसन ने E/m वैल्यू भी कैलकुलेट की थी इलेक्ट्रॉन के लिए,